जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बचपन और समाजीकरण के बारे में। अब हम इसकी देखते हैं प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना में देखा जाता है कि प्रस्तुत इकाई का अध्ययन हमें यह जानने एवं समझने में मदद करती है कि किस प्रकार बच्चे बचपन एवं समाजीकरण की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रहती है ना। विद्यालयी परिवेश जन्य अनुभव एवं अंतःक्रियाएँ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि प्रत्येक परिवार, समुदाय एवं समाज बच्चे और उनके बचपन एवं उनके समाजीकरण के विभिन्न विभिन्न नज़रियों से देखते हैं, है ना। मतलब सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं तथा भिन्न भिन्न तरीक़ों से साधनों को उस विकास भिन्न भिन्न तरीक़ों से साधनों का उपयोग करके उसके विकास की व्यवस्था करते हैं। अतः मूलतः एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है ना। सामाजिक व्यवस्था की एक नियामक एवं अपरिहार्य इकाई है। विभिन्न विकासीय अवस्थाओं से गुजरते हुए व्यक्ति के लिए बचपन और उससे जुड़े हुए विभिन्न संदर्भ एवं अनुभव जीवन को लगातार प्रभावित करते हैं। इन अर्थों में बचपन मात्र जैसे बचपन ही निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अवस्थाएं भी निर्मित होती हैं। इस दिशा में प्रस्तुत इकाई भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अवधारणाओं के संदर्भ में बचपन एवं समाजीकरण की व्याख्या करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। आधुनिक सामाजिक परिदृश्य में बचपन एवं समाजीकरण की व्यवस्था एवं नियमन में माता पिता, परिवार, पड़ोसी, लिंग भेद जो भी है, समुदाय, मीडिया तथा विद्यालय आदि भूमिका सभी का महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। इसमें एक और नया पहलू बालक अधिकारों का जुड़ा होता है, जिसकी समझ शिक्षा को एक शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए, है ना। उपरोक्त बिंदु पर विमर्श करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है कि जो प्रशिक्षु होता है उनका स्वयं से विश्लेषण करके बच्चे बचपन एवं समाजीकरण के विभिन्न पक्षों की संदर्भता समझ सकें, है ना। उसके बाद इसका हम देखेंगे उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत हम देखते हैं कि बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं के जो विभिन्न पहलू होते हैं उससे अवगत हो सकें, है ना। समाजीकरण की अवधारणात्मक समझ बना सकें, बच्चों के समाजीकरण के प्रमुख कारकों की भूमिका का विश्लेषण कर सकें, बच्चे तथा बचपन के संदर्भ में बाल अधिकार की अवधारणा को भी समझ सकें। बचपन तथा बचपन की समझ क्या होती है। बच्चे तथा उनके बचपन से हमारा जो रोज़ का जो सरोकार होता है, जो रोज़ की दिनचर्या होती है, जिसके संदर्भ में बहुत मायने रखती है कि हमारी उसके प्रति क्या समझ है ना। समाज के बच्चे तथा उनके बचपन को देखने समझने में कई नज़रिए हैं, जिससे वह प्रभावित होते हुए किसी बच्चे से व्यवहार करती है, जिसका सीधा प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। अतः एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह उन सामाजिक, सांस्कृतिक नज़रियों तथा उसके साथ ही अपनी सोच का गहन विश्लेषण करे। इस खंड के जो पहले भाग में यह देखा गया है कि हमें यह ज्ञात होता है कि इस मुद्दे को उभारने का प्रयास किया गया है कि हमारी जो भाषा हमारे दूसरे भाग में बच्चे और बचपन की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास के संबंध में विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है ना। अब हम देखेंगे बच्चे तथा बचपन क्या होता है ना। देखते हैं हमारे जो समाज में रोज़ाना कई ऐसी घटनाएं एवं गतिविधियां होती हैं जिसके आधार पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि बच्चा तथा बचपन के बारे में हम क्या सोचते हैं, है ना। आगे आगे की दृष्टि से के माध्यम से जो ऐसा कुछ उदाहरण दिया गया है, जिसके माध्यम से हम बच्चे तथा बचपन की सामाजिक, सांस्कृतिक अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे। अब हम एक कहानी के तौर पे देखते हैं। सरगुजा के आरा गांव में
मंगरू का परिवार रहता था। एक मंगरू नाम का व्यक्ति था जो सरगुजा नामक जो स्थान है उसमें एक छोटा सा गांव था आरा, उसी में एक व्यक्ति था मंगरू नाम का, उसका परिवार रहता था। मंगरू क्या था? मंगरू एक किसान था जो अपने पैतृक जमीन पर साग सब्जी उगाया करता था, है ना। मंगरू का जो बेटा था बीरू, गांव के ही चौधरी के आम का बगान देखकर ललचाया करता था, है ना। एक दिन गर्मी की भरी दोपहर में जब सारे लोग सो रहे थे, है ना, तो बीरू जो है चुपके चुपके आम के बगान में पहुंचा, है ना। गाय मतलब पहुंचा, उसके बाद वहाँ पे जो पत्थर मारकर आम तोड़ने लगा, है ना। इसी बीच चौधरी के आदमी आ गए और बीरू उन्हें देखकर भाग गया, है ना। यह खबर चौधरी के पास पहुंची। उसके बाद वह आग बबूला हो गया, है ना। उसने कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया, तभी वीरू की शिकायत प्रारंभ की, है ना। चौधरी ने कहा यदि वक्त रहते वीरू की आदतों को नहीं सुधारा गया तो आगे चलकर वह बड़ी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकता है। अतः समय रहते उसे समझाना जो है बहुत ही ज़रूरी है, उसे दंडित करना चाहिए, है ना, जिससे कि फिर कभी वह ऐसा काम ना कर सके। गांव के ही जो रामधनी ने कहा, अरे मतलब रामधनी जो है एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा अरे इतना बिगड़ने की कोई ऐसी बात नहीं है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, मतलब अभी वो बच्चा है, इस बात को इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 8 वर्ष का बच्चा प्यार से समझा बुझा के उसे सही रास्ते पे जो है लाया जा सकता है। ये तो बच्चे का स्वभाव ही होता है ना। चौधरी के बेटे ललन ने कहा, अरे छोटा क्या है, इस उम्र में तो विदेशों में लोग अपने छोटे छोटे जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। मतलब इस उम्र के बच्चे जो है अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, है ना। ये सब मंगरू के लाड प्यार का ही नतीजा है। 2 थप्पड़ लगाया जाए तो अपने आप वह सुधर जाएगा। शिक्षक राम महतो ने कहा, ये उस बैठक में आए हुए एक व्यक्ति हैं जो शिक्षक हैं, है ना। उन्होंने कहा समझा बुझा के भी तो हल निकाला जा सकता है। मारपीट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। ढीठ बेशरम टाइप से हो जाते हैं, इस टाइप से। ऐसे भी शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को दंड देने के विरुद्ध कड़ा जो है कानून का प्रावधान किया गया है ना। फिर मंटू ने कहा, बिल्कुल ठीक है, यदि बच्चों को सही राह दिखाया जाए और सही मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चा बुरी आदतें क्यों सीखेंगे, है ना। तो उन्हें समझा बुझा कर भी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, उन्हें सही रास्ते पे लाया जा सकता है। इस प्रकार से बहस का दौर चलता रहा, जहाँ एक पक्ष वीरू को बच्चा ना मानते हुए अपराधी मानकर दंड की बात करता रहा था, वहीं दूसरा पक्ष जो है वीरू की गलतियों को उसकी बचपन का ही स्वभाव मानकर सही ढंग से विकास का मौका देने के पक्ष में था। इस प्रकार 2 पक्ष दो पक्षों में वाद विवाद हो रहा था। शाम हो गई और लोग वीरू को एक मौका देने की सिफारिश की और उसकी भूलों को बचपन की भूल मानकर माफ़ करने एवं समझाने बुझाने की बात पर सहमति बनाई, है ना। फिर लास्ट में जो डिसाइड हुआ वो हुआ कि उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए एक मौका दिया जाए, ऐसा डिसाइड किया गया, है ना। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चर्चा करने वाली बिंदु है। तो इस दृष्टिकोण में बचपन के संदर्भ में विभिन्न वर्गों के अवधारणाओं के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की विवेचना करें, है ना। और इसमें एक विशेष उम्र के बच्चों के समाज का विभिन्न वर्ग किस प्रकार के व्यवहार एवं आचरण की अपेक्षा करता है, यह भी स्पष्ट करें, है ना। और वीरू के व्यवहार की भी व्याख्या करें, वीरू का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसने आम चुरा कर गलती की या वो उसका बचपना था, है ना। अब देखेंगे कि अब दूसरा दृष्टांत है। ये हमारा पहला दृष्टांत था। अब ये एक दूसरी छोटी सी स्टोरी है, कहानी है।
जिसके माध्यम से हम मतलब बचपन और उसके समाजीकरण के बारे में समझ सकते हैं। एक जो है असलम असलम नाम का एक लड़का था जो 20-22 वर्ष का था। ये सिलतरा रायपुर के एक फैक्ट्री में काम करता था। सिलतरा एक जगह का नाम है जो रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री है ना। विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याओं के कारण जो है असलम का परिवार अपने पैतृक गांव में रहने आ गया तथा अपनी ज़मीन पर खेती करना प्रारंभ कर जीवन यापन करने लगा। असलम के 2 बच्चे भी थे। बड़ी बेटी सलमा 10 वर्ष की थी और छोटा बेटा सलमान था जो 9 वर्ष का था। दोनों बच्चे हरियाणा में ही पले बड़े थे, है ना। गांव आने का यह इनका पहला मौका था, है ना। ये जो है असलम ने दोनों मतलब अपने बच्चों का नामांकन जो है पास कर सरकारी विद्यालय में करवा दिया। मतलब उन्हें सरकारी विद्यालय में जो है भर्ती करा दी। कुछ दिन तक बच्चे को शहर से आकर मतलब ग्रामीण परिवेश में सामंजस्य स्थापित करना कठिन लगता था। मतलब वो पहले हरियाणा में रहते थे, शहर में रहते थे, तो उन्हें अचानक अपने गांव में, पैतृक गांव में आकर रहने में, अचानक शहर से गांव आने में किसी को भी कठिनाई होती है। वहाँ पे अलग परिवेश होता है और गांव का अलग परिवेश होता है। इस प्रकार से उन्हें कठिनाइयाँ लगती थी, है ना। इतना ही नहीं, नई जगह में वह जो है नई जगह होने के कारण जो है गांव के बच्चे का रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा कुछ दिनों तक उन्हें परेशान करता था, है ना। शहर में उनका पहनावा उनकी इच्छा के अनुरूप था, है ना, परंतु उन्हें गांव में गांव के रीति रिवाजों के अनुसार रहना पड़ता था। विशेषकर सलमा की परेशानी ज़्यादा थी, है ना। गांव वाले अक्सर सलमा की कम मतलब परंतु सलमान के रहने सहने, खेलने कूदने, पहनने ओढ़ने को लेकर ज़्यादा टिप्पणियाँ करते थे। मतलब लड़के की अपेक्षा लड़की के ऊपर उन्हें ज़्यादा टिप्पणियाँ करने का मौका मिलता था। सलमान को यह जो है बात जैसे स्वतंत्रता, मतलब ये सब बातों से उसे स्वतंत्रता महसूस नहीं होती थी। यहाँ वह अपने भाई की तरह जो है जीन्स पैंट नहीं पहन सकती थी, मतलब जो सलमा है वो। और शहर में वो जो भी है पहनती होगी, वहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं होता। वह अपनी खिड़की पर बैठे जो है धनी किसानों के घरों को देखा करती थी। उसे बड़ा अजीब लगता था जब वह उसके घर अपने उम्र के बच्चों के खिलौने से मतलब अपने उम्र के बच्चों को खिलौनों से जो है खेलते देखा करती थी। तब वे वहीं यह भी देखती थी कि उसी उम्र के दूसरे बच्चे उनकी सेवा करते हुए जो छोटे छोटे गलतियों के लिए दंडित किए जाते थे। वह हमेशा सोचती कि आखिर एक उम्र के वजूद, मतलब एक ही उम्र के बच्चे दो अलग अलग वजूद हैं जिनमें मतलब दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जहाँ वे अपने बच्चों को तो बच्चा समझते हैं, वहीं बच्चों से वयस्क की तरह जिम्मेदारी निभाने की उपेक्षा क्यों रखते हैं। हरियाणा में सलमा फैक्ट्री के जो स्कूल हैं उसमें पढ़ती थी और ऐसी बातों को कम, मतलब वहाँ पे ऐसी बातें कम देखने को मिलती थी। उन्हें मतलब सलमा ने ऐसा व्यवहार कभी देखा नहीं था। सलमा हमेशा भ्रमित रहती थी कि आखिर मुझ में और बच्चों में क्या अंतर है। वे भी तो मेरी ही उम्र के हैं। अगर मैं बड़ी हूँ तो वे बच्चे कैसे हैं। आखिर मैं बच्ची ही तो हूँ और उससे बच्चे के ऊपर मतलब उस बच्चे के ऊपर में माने जाने का आधार क्या है। रात बहुत हो चुकी थी, अतः सलमा ने सोचा कि दिन में माँ से पूछूंगी, है ना। इस प्रकार से सलमा द्वारा इस बात को सोचते सोचते देर रात हो चुकी थी और उसने कहा कि सुबह होते ही अपनी माँ से पूछूंगी जो भी उसके मन में सवाल थे, है ना। इस दिए गए दृष्टांत के आधार पर बताइए, मतलब हमें बताना है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की समझ को लेकर क्या फ़र्क है। मतलब शहर के बच्चे और गांव के बच्चों की जो समझ होती है उनमें क्या अंतर है ना। आपकी समझ से सलमा और सलमान के बचपन को भिन्न रूपों में देखे जाने की प्रमुख मतलब आधार उसका क्या है।
है ना, धनी और निर्धन परिवार के बच्चे किन आधारों पर अलग अलग ढंग से देखते हैं। सलमा के समझ को विस्तृत करें, है ना। मतलब सलमा जो है धनी मतलब अमीर घर के बच्चे और निर्धन मतलब गरीब घर के बच्चे में के आधार पर अलग अलग ढंग से मतलब उनका उसका सोच क्या था, उसने क्या सोचा, इस समझ पर मतलब उसके इस समझ पर मतलब विस्तारित करें, है ना। किसी बच्चे के बचपन के संदर्भ में समुदाय की सोच को उस बच्चे के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा किस प्रकार प्रभावित करती है, ये देखना है हमें। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे इस विषय वस्तु की समझ को। उपर्युक्त दृष्टांतों के माध्यम से आपने विभिन्न नज़रों से विषय वस्तु पर अपने विचारों को परखा होगा एवं क्रियाकलापों के माध्यम से उसकी समझ का जो है विस्तारित मतलब उसकी समझ को विस्तारित किया होगा। दृष्टांत एक में बचपन के विभिन्न रूपों का चित्रण विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से इस आशय के साथ किया गया कि किसी बच्चे के रूप में मतलब किसी को बच्चे के रूप में समझे जाने या ना समझे जाने की परिस्थितियाँ किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाती है। और दृष्टांत दो में भी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बच्चों के बचपन के संदर्भ में लैंगिक सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को विस्तारित करता है। इन तमाम दृष्टांतों के माध्यम से सलमा के मन में उठे उस प्रश्न को और समझ को विस्तारित करता है। इन तमाम दृष्टांतों के माध्यम से सलमा के मन में उठे उस प्रश्न को और विस्तारित किया गया है कि आखिर में बचपन कौन है तथा उसे बच्चे के रूप में माने जाने का आधार क्या है। अक्सर हमारे समाज में ऐसी उक्तियाँ बार बार पढ़ने और सुनने को मिलती है कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें बड़ों की सहायता से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इन उक्तियों का बच्चों के बचपन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वे यह सोचने के आदी हो जाते हैं कि वे फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी वे छोटे हैं, अतः कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। सभी महत्वपूर्ण काम वे बड़े होकर ही कर सकेंगे। इस कारण वे जल्दी से जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं। साथ ही समाज उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के सारे तरीकों को निरंतर अपनाता रहता है। दंड एवं मानसिक डर के माहौल को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे हर बच्चा अपने मौलिक स्वभाव को त्याग कर सामाजिक व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ले, है ना। अलग अलग समुदाय में इसकी प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। समुदाय में बच्चे के ऊपर कई सवाल के जो दबाव होते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे, ऐसे प्रश्न घर पर आने वाले अतिथियों द्वारा बार बार पूछे जाते हैं कि फिर कहीं ना कहीं परिवार ही कई माध्यमों से यह घोषणा करने लगती है कि उसके बच्चे जो हैं आगे क्या बनेंगे। इस प्रकार वयस्क बनने की तैयारी का जो आगाज होता है और वयस्क बनने से बहुत पहले ही बच्चे अपने बचपन से कट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में बच्चों की छवि को केवल नकारात्मक ढंग से ही परिभाषित किया जाता है। यदि देखें तो समाज के बच्चों की जो छवियों को कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे आज्ञाकारी, जिज्ञासु, भोले भाले, नादान, चतुर, चंचल, है ना, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख है, जिद्दी है, ऐसे विभिन्न प्रकार से मतलब उनकी छवियों को परिभाषित किया जाता है। देखिए मतलब जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन को दर्शाते हैं, इस पाठ्यक्रम में आप आगे कई ऐसे ऐतिहासिक रचनाओं से अवगत होंगे और उनका अध्ययन करेंगे जिससे बच्चों तथा उनके बचपन से संबंधित कई अवधारणाएं जो हैं स्पष्ट होती हैं। देखेंगे कि बच्चों का मन, कहा जाता है ऐसा कि बच्चों का मन जो है कोरी स्लेट के समान होती है। बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढाला जाता है बच्चे उसी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या आप जो है उपरोक्त युक्तियों के तर्कों से सहमत हैं? हाँ हैं या नहीं हैं? अपनी कक्षा में
जो है इस तरह का सामूहिक चर्चा करेंगे। साथ ही बच्चों से जुड़ी अन्य लोकोक्तियों का संग्रह करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, है ना। इसमें दो राय नहीं है कि बच्चा स्वयं में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे एवं बचपन को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। हर जाति, धर्म व परंपरा के बच्चे तथा बचपन की समझ अलग अलग होती है। जाति, धर्म, आर्थिक एवं सामाजिक दशा आदि बच्चों के जो है बचपन को देखने के हमारे नज़रियों को प्रभावित करते हैं। समाज में परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से बच्चों की जातीय संस्कारों एवं सामाजिक संबंधों को सिखाया जाता है। मतलब किसके साथ बैठना है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ खाना है, ये सारी बातें सिखाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज बच्चों की जो है ऐसी उपयुक्त इकाई के तौर पर भी देखता है जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सिखाना वयस्कों के पर निर्भर होता है ना। हम यह भी देख सकते हैं कि जहाँ एक और अभिजात वर्गों के बच्चों के लालन पालन एवं सूक्ष्म जो है वही सुविधा विहीन जो परिवार होते हैं उनके बच्चों के लालन पालन में और जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं उनके घर के बच्चों के लालन पालन में जो है विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि वैश्वीकरण के इस दौर में बच्चों के पालन पोषण के लिए आया का सहारा लिया जाता है ना, क्योंकि माता पिता दोनों बाहर काम करते हैं। अन्य विकल्प के तौर पर माँ बाप के स्थान पर बड़े भाई या बहन या छोटे भाई बहन की बड़े भाई बहन जो है अपने छोटे भाई बहन की देख रेख करते हैं। गांव में तो कभी कभी माता पिता बच्चों को अपने साथ खेतों पर भी ले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने साथ काम पर भी ले जाना शुरू कर देते हैं। इस माहौल में बच्चा जो है समर्पण की जो भाव एवं जाति व्यवहार सीखने को सीख लेते हैं एवं सामाजिक अंतर संबंधों की भी समझ विकसित करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में भी बच्चों के लालन पालन का तरीका जो है अलग अलग होता है, जिसका प्रभाव बच्चों के व्यवहार से झलकती है ना। शहरी एवं ग्रामीण बच्चों के प्रति समाज में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं, जैसे शहरी बच्चों को स्मार्ट कहा जाता है कि हाँ ये स्मार्ट है, बुद्धिमान है आदि संज्ञाएं दी जाती हैं। वहीं गांव के बच्चों को दब्बू है, कमज़ोर है, इस टाइप से कहा जाता है ना। ऐसी धारणाओं के पीछे असमानता, वांछना एवं वर्गीय वर्चस्व की स्थापना करने का जो है श्रेय जो है समाज को जाता है, जो अपना पहला हमला समाज के बच्चों तथा उनके बचपन पर करती है ना। ऐसा बोलने से बच्चों के मन में ये बात घर कर जाती है और बच्चे अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते हैं, है ना। उनके व्यवहार में थोड़ा संकुचन आ जाता है। इसके बारे में हम तीसरे इकाई में देखेंगे। बच्चा एवं बचपन की सामाजिक सांस्कृतिक समझ के लिए भी जानना चाहिए कि बच्चा लड़का है या लड़की है ना। आज के समय में बचपन पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक दबावों को भी समझना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से लेकर भोजन करने, कपड़ा पहनने तक के बच्चे कई प्रकार के दबावों का प्रतिबंधों को झेलते हैं, जिससे बच्चे के प्रति समाज का नज़रिया जो है वास्तविक चरित्र को समझना मुश्किल हो जाता है ना। चाहे इस प्रकार का दबाव विद्यालय का हो या परिवार का हो, इससे बच्चे के जीवन में असर होता है और वे अपने पसंद का काम नहीं कर सकते। साथ ही स्कूल की पुस्तकें भी बच्चों पर मानसिक बोझ डालती हैं। यदि देखा जाए तो वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में बच्चे से वे सारे पल छीन लिए जाते हैं जब वे स्वयं को बच्चा समझ सके। समाज बच्चों को उनके बचपन के प्रति हतोत्साहित करने का मौका नहीं छोड़ती है। एकदम बचपन में ही बहुत सिलेबस बढ़ जाता है और पढ़ाई का बोझ बचपन में ही बच्चों के लिए अधिक हो जाता है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का बचपन व्यक्ति विशेष के सामाजिक सांस्कृतिक
परिप्रेक्ष्य के अनुसार मतलब विशिष्ट होता है, लेकिन अलग अलग समाज और संस्कृतियों में बच्चों को भिन्न भिन्न रूपों में समझा जाता है। बच्चों या बचपन के बारे में हमारे समाज की कई धारणाएं हैं जो बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार में मतलब व्यवहार को निर्मित करते हैं। बचपन सिर्फ विभिन्न प्रभावों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्वयं भी समाज को प्रभावित करता है।